हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर राकेश टेमरे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमारा लास्ट लेक्चर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कंसेप्ट पर, जिसमें हमने अभी तक चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के क्या प्रकार हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया था। आज हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं हमारे कूलम्स लॉ की, कि कूलम लॉ क्या है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, साथ ही साथ आगे के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो फर्स्ट लॉ होगा वो आपके पास है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम लॉ का मतलब मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या मिलेगा बच्चों? कूलाम का नियम। ठीक है, तो हम इस कूलाम के नियम को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में कूलाम का नियम क्या होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। गुलाम भैया क्या कहते हैं, जो हमारे गुलाम भैया है ना, उसने एक बात कहा था, उन्होंने एक बात कहा था, कहता है कि मान लिया जाए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है। आपके पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मैंने कहा कि दो पॉइंट चार्ज है, उन दोनों पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और आप लोगों के पास एक नेगेटिव चार्ज है। एक कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से अगर स्मॉल आर दूरी पर रख दिए जाए, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रख दिए जाए तो ये एक दूसरे पर कुछ बल लगाएंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगाते हैं? तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपने यहां पर एक वर्ड सुना होगा, जिस जो वर्ड था हमारे पास, क्या था बेटा? कि बिंदु आवेश। क्या था? बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश क्या है? पहली तो बात, बिंदु आवेश को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसे बोलते हैं हम पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज क्या होगा? पहली तो बात, हमको ये पॉइंट चार्ज समझना है कि पॉइंट चार्ज क्या है। अब बता दूं बच्चों कि पॉइंट चार्ज ये नहीं है कि ये मैंने पॉइंट बना दिया, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया छोटा सा, ये पॉइंट चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब है बच्चों कि ऐसे दो पॉइंट को मैं पॉइंट चार्ज गिन सकता हूं कि यदि उनके डायमेंशन, अगर उनके साइज की बात करूं, वो मेरे बराबर का भी अगर चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। कब? अगर मैं यहां से 4 किलोमीटर दूर खड़े किसी व्यक्ति को देख लूं, है ना, कोई सुंदरी जा रही है ना, उसको मैं देख रहा हूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं उसको देख रहा हूं तो ध्यान से देखो भाई कि मैं भी उसको छोटा सा दिखूंगा, वो भी मेरे को छोटी सी दिखेगी। फिर सर बता दे कैसे सुंदरी हो गई? अरे भाई वो क्या होगा, कोई गलमकड़ा भी तो हो सकता है। हाँ ठीक है, अरे होगा जो भी होगा। तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो भाई हमारे बीच की दूरी कैसी है? बहुत अधिक है। और हमारा डायमेंशन कैसा है? बहुत कम है। तो हम पॉइंट चार्ज है। बात समझो इस बात को। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पॉइंट चार्ज। तो अब कहा उसने किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। सर ये दोनों बल कैसे लगेंगे? अरे भाई समझो, मैंने कहा कि मेरे पास, सपोज मैं इस बात को क्लीन करना चाहूंगा और मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो चार्ज है बच्चों, ये जो चार्ज मैं बना रहा हूं, ये चार्ज कैसे हैं कि मेरे पास, मैंने कहा अभी मुझे नहीं मालूम ये चार्ज क्या है, लेकिन ये चार्ज कहीं ना कहीं Q1 है और ये चार्ज Q2 है। मुझे नहीं मालूम अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने कहा बच्चों कि असमान चार्ज है, मैं अगर एक प्यारी सी कन्या को देख रहा हूं, अट्रैक्टिव होऊंगा कि नहीं? हाँ, पास में आ जा। ठीक है, इस प्रकार से तो भाई क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? आकर्षित करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो कहता है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं भी पॉइंट चार्ज के बिटवीन में लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और साथ ही साथ
इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होने वाला है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। भाई इन दोनों के बिटवीन की जो डिस्टेंस है इसके क्या होगा, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर ऐसी बात बोल दो ना, सर ये क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के। हाँ भाई वही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो 1/, यानी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो 1/r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो क्या हो जाएगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो r स्क्वायर बोल दो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलोगे तो 1/r स्क्वायर बोल दो, बात ही कही है। ठीक है, तो सर अब इसे हम देखिए, इसे अगर हम बात करें तो मैं इसे क्या क्लीन कर दूं, ओह सॉरी एक सेकेंड, ठीक ठीक ठीक, चलो हम इसे क्लीन ही कर देते हैं, चलिए हम इसे क्लीन कर देते हैं। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले की बात कर रहा हूं या इन दोनों कंसेप्ट को लेके चलता हूं। मैंने कहा था कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 एंड q2, एंड सेकेंड बात मैंने कहा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन है, अगर हम इसे हटाएंगे तो क्या लगेगा, सर इक्वल लगेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगेगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, के होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझो कि ये हमारे पास q1, ये हमारे पास q2 और ये अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे कि जो k है, इस k की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू बच्चों अगर मैं संख्यात्मक देखूं तो 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। और अगर यूनिट देखे बच्चों तो भाई ये फोर्स न्यूटन है, देखो के की वैल्यू निकाल रहा हूं, r स्क्वायर को ट्रांसफर करो, q1 q2 को ट्रांसफर करो, तो मैं लिख सकता हूं सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यही बच्चों हमारे पास क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। अब ध्यान से देखें कि अगर मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इस बात को इधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास k सॉरी f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दो, पर एक बात बता रहा हूं, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। क्या करना है सर, k की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, क्या होगा बच्चों, ये होगा f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है, यहां पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब यहां से एक बात आपको और बताता हूं, एक बात और बता देता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम यहां से एक पेज लेकर के आ जाए, चलिए इस पेज को मैं यहां लेकर के आ रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिएगा, कॉपी होगा, आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम इस बात को यहां लेकर के आ गए, इस बात को छोड़ दो कि हमने क्या बताया, इस बात को हम खत्म कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा आगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आई होगी, यहां एक बात समझ में आई होगी कि सर ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है। इस बात को ध्यान से देखना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, क्या आया है सर, तो इस एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं बच्चों, तो याद रखेंगे इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट क्या होगी इसकी, वही जो के की हो रही थी वही होने वाली है, क्योंकि अगर मैं यहां समझो मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो मैं इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर कर दूं, एप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफर इधर कर रहे हैं, एफ को ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, ये होगी आप लोगों के पास, हम देखेंगे इसको, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, इसका ऐसा यूनिट होगा। दो तरीका पूछ सकता है, बोलो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक, बोलो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक, सर इसका डायमेंशन फार्मूला भी तो होगा कुछ ना कुछ, हाँ होगा। तो इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो ध्यान से देखो, कोई इसको डायमेंशन फार्मूला बोलता है, कोई डायमेंशनल फार्मूला बोलता है, कुछ भी बोले हमको लिखना वही है। क्या, देखो कूलम है भाई, कूलम का कितना होता है 80 होता है कि नहीं,
स्क्वायर है मतलब स्क्वायर अपॉन, ठीक है, स्क्वायर अपॉन, यहां चल रहे हैं ना, ठीक है, इस बात को हम समझ रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपॉन न्यूटन है मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होगा एम एल टी पावर माइनस 2, और ये मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ये होगा एम एल सॉरी एल पावर 3 हो जाएगा, देखो एल पावर 1 एल पावर 2 3, और ये टी रेस टू दी पावर माइनस 2, ठीक है बच्चों। इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एम इनवर्स एल पावर माइनस 3 ए पावर 2, और आप टी को ऊपर लेके चलेंगे तो टी पावर 4। ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट का। इतनी बात तो बता दी है। एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होगा आप लोगों के पास वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता, या मैं लिख सकता हूं वायु या निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता है ना, ये क्या होती है बेटा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, आप इसे भी याद रखेंगे। दूसरी बात, आप इसे याद रखने के साथ साथ इंग्लिश में ऐसे याद रख लेना, इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर एयर, ठीक है, हम इसको परमिटिविटी बोलेंगे फ्री स्पेस की या किसकी, एयर की। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आई, समझ में आई तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने कोई भी खाली स्लाइड नहीं छोड़ा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी ऑप्शन को लेके चलता हूं, यहां से एक फिर से स्लाइड को हम कॉपी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसी स्लाइड को हम ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है, आप आ जाइए ऐसे, ठीक। चलो इस स्लाइड की बात करते हैं, और इसमें बेटा मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूं, इसको बाद में समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। चलिए बड़ा प्यारा से कंसेप्ट लेते हैं। मैंने कहा कि मान लिया जाए, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कि मान लिया जाए कि आपके पास दो चार्ज है, या मैं कहता हूं कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, या दो न्यूट्रॉनों के बीच की दूरी। तो मैंने कहा दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर है, हो तो उनके बीच, हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर हमारे पास तो चार्ज दिया ही नहीं है, ये मत रो लेने रखना है ना, चार्ज हमारे पास है, डिस्टेंस भी है, तो अब इसे कैसे हम कूलॉम के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पर चार्ज दिए हैं सर Q1 बराबर Q2 है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, और मैंने बोला था प्रोटॉन पर जो आवेश होगा, जो चार्ज होगा वो सेम होगा, जो चार्ज होगा वो क्या होने वाला है बच्चों, सेम होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि किसके बराबर होगा सर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ ठीक है सर, वो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होगा बच्चा, यही तो होने वाला है, यही तो होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, आर आपके पास गिवन है, क्या है बच्चों आर, तो कहता है 2 सेंटीमीटर है बच्चा। ध्यान से देखो, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। फिजिक्स की दुनिया में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, हमेशा एक बात याद रखना, क्या बात याद रखेंगे बच्चों, क्या बात याद रखेंगे कि हमेशा जो भी वैल्यू गिवन होगी ना, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, तो इजी होगा, तो इजी है। नहीं तो फिर तो क्या बताए, फिर तो क्या बताए, आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। दोबारा तैयारी करेंगे सर, और दोबारा तैयारी में भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं सर, शादी ब्याह करेंगे चलो ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं,
ये होगा 2 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। बात समझ में आई इतनी? चलिए ठीक है, यहां दो बात समझ में आ गई। तब अगर मैं बल देखूं तो F बराबर सर ये 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², यही होता है। हाँ यही होता है सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा आप लोगों के पास चार्ज Q1 Q2 अपान R², दिस मीन्स चार्ज रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन क्या बात होने वाली है बच्चों? अपॉन आर की वैल्यू क्या है सर? 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। जब सॉल्व करेंगे हम इसे तो देखिए कितना होगा ये हमारे पास 9 गुना, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं, पॉइंट अगर हटाऊंगा तो 10⁻⁻20 10⁻⁻20, तो ये 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, ऋण 40 और धन 9 कितना होगा? ऋण 40 और धन 9 कितना होने वाला है? ऋण 31 कितना हो जाएगा भैया? 10⁻⁻31, और ये लिख देंगे इंटू 16 ये बात होगी अपॉन 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू सर 10⁻⁻² प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो 4 से 16 को काटो, 4 बार कट गया। कितने बार कट गया बच्चों? तो ये 4 बार कट गया हमारे पास, ये 4 बार कट गया, तो 4 गुना 16 कर दो और 9 कर दो, इससे इसको पहले तो मारो। कितने बार मर गया भैया? तो ये बन गया 10⁻⁻27। ये बात भी समझ में आ गई? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या होगा? आगे जब इसे आप नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 9 इंटू 10⁻, या 9 इंटू, अब क्या मैं इसको लिख दूं 1664 इंटू 10⁻⁻27, बाकी तो डिनोमिनेटर का पूरा कैंसिल हो गया है। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं 64 का, तो 9 चौक कितना होता है? कितना होता है? 36, तो ये होगा 6 और ये होने वाला है 3, और 9 छक्का 54, 54 और 3 कितना होता है? 57। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻27। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 5.76 इंटू 10⁻⁻25, और ये आपका पास क्या आंसर होगा बेटा? ये आपके पास आंसर हो जाएगा किसका? बल का। मतलब क्या मैं न्यूटन लिख सकता हूं? तो ये आंसर होता है, यानी किन्हीं भी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो उनके बीच लगने वाला बल ये होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब निकल रही है हवा, बहुत 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 हंसी आ रही थी, क्यों? ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक, अरे फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया। अब ये मजेदार न्यूमेरिकल है, अब ये मजेदार न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of repulsion between two positively charged ion carrying equal charge is 3.7 into 10⁻⁻9 कूलम, सॉरी 9 न्यूटन है। गलत है, न्यूटन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? एक मिनट क्या बोल रहा है? हाँ सॉरी, फोर्स सही है। ठीक। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो ये हमारे पास फोर्स गिवन है। पहले तो क्या गिवन है बेटा? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। चलो ये फोर्स गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? फोर्स गिवन है। फिर क्या बोलता है? when they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉन, this means r की वैल्यू गिवन है बच्चों 5 एंगस्ट्रॉन गिवन है। how many electrons are missing from each आयन में से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है? मतलब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन नीट में और कभी कभी ना जेईई मेंस भी पूछ ले जाते हैं, तो इस लेवल का क्वेश्चन भी हो रहा है। ध्यान से देखो, दो चीजें तो समझ में आ गई हमको। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन निकालना है। सर एन निकालना है मतलब कैसे निकलेगा? सर ये तो गुलाम के लॉ पर कैसे बनेगा? अरे भाई बनेगा ना, पहले क्या निकालो? चार्ज निकालो। चार्ज निकालोगे, फिर अपने क्या पढ़े थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्यू तो हमको पता हो गया,
तो Q इज इक्वल टू एनी वाला कंसेप्ट लगा दो। सर E हमको पता ही होता है, सर N निकाल देंगे। बात समझ में आ गई? चलो चलो बढ़ेंगे। तो भैया पर R को देखो, मैंने बोला था सभी जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उन सभी का आपको के पास क्या पता होना चाहिए, उन सभी के का नॉलेज में क्या होना चाहिए आपके, सर ऐसा यूनिट, सर ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो ये होता है 5 इंटू, सर एंगस्ट्रॉन है तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा मीटर। याद रखना बच्चों, यहां पर याद रखने की बात है कि मैंने कहा कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 और ये मीटर होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो बढ़ते हैं। तो सर फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दो। सर F बराबर क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू सर चार्ज Q1 Q2। और बोल रहा है कि चार्ज कैसे हैं, देखो क्या बोल रहा है, चार्ज कैसे हैं आपके पास, आगे देखते चल रहे हैं, सेपरेटेड बाय द मेनी ट्रांस। हाँ क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस है। इक्वल चार्जेस का मतलब क्या है, सर Q1 इज इक्वल टू, सर Q1 इज इक्वल टू Q2 है, इसका मतलब क्या, दोनों को मैं Q ही बोल दूं? हाँ सर बोल दीजिए, हमें कौन सा फर्क पड़ता है, हम तो मजे लेने आए। अबे मजे नहीं मत लो, पढ़ भी लो, ठीक है चल पढ़ेंगे। अब क्या होगा, चलो इस बात को हम क्या ऐसे लेके देखो ध्यान से, अपॉन क्या होगा सर आर स्क्वायर, एफ की वैल्यू पुट करो 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू, ये होने वाला है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू मतलब Q स्क्वायर अपॉन, है ना, Q1 Q2 के प्लेस में Q क्यों रखा, Q स्क्वायर हो गया। सर R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू आपके पास है 5 इंटू 10⁻⁻10 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ध्यान से देखिए, सबका ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास Q स्क्वायर इज इक्वल टू, Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होने वाला है आपके पास, इसका ट्रांसफर करेंगे इधर तो हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, इसका ट्रांसफर इधर करने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन अपॉन, और इसका ट्रांसफर करेंगे कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो 9 इंटू 10⁻9। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अभी हो गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया 37 है, दशमलव हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 37, 3.7 को 37 लिख दिए, गुना 10 पर कितने की घात हो जाएगी, ऋण 10 की घात, और इसको देखोगे आप तो इसको क्लीन ही कर दीजिए, लास्ट में देखेंगे इसको, है ना। ये होगा आपके पास 25 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 -20 -30 अपॉन, ये हो जाने वाला है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होने वाला है हमारे पास Q स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 37 है, क्या मैं 25 से गुना कर दूं, तो देखो 25 चौके कितना होता है 100, तो 25 छक 150 हो जाएगा, 25 साते 125, 25 साते कितना हो जाएगा, सॉरी 175, 175 मतलब 17 आ गया, 25 तिया 75, 25 तिया कितना हो जाएगा अपने पास, 75 हो जाएगा। 75 में अगर मैं 17 को जोड़ दूं तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, कितना आ गया 92। ठीक, इंटू इंटू 10⁻⁻10⁻⁻ कितना आएगा, -30। क्लियर है, अपॉन ये होने वाला है 9 इंटू 10⁻9। आगे सॉल्व करते हैं, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा आप लोगों के पास 9 से कैंसल आउट करो, 9 1 जा 9, अब क्या है 2 है, अब क्या आ गया आप लोगों के पास, 9 1 जा 9 आ गया, तो अब 2 से अगर मैं बात करूं तो 2 से देखो 9 हो गया, ऐसे कर देंगे तो कैंसिल, चलो यहीं से कर देते हैं ना, यहीं कर देते हैं, 9 1 जा 9 हो चुका, अब ये 2 आ गया, 2 को नीचे लेके आएंगे, नहीं डिवाइड हो रहा, 5 को लेके आएंगे मतलब 0 लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 0 आएगा। ठीक है, अब कितना हो गया 25 हो गया, अब कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27, ज्यादा हो गया, 9 दूनी 18, कितना हो गया 18, माइनस कर दो,
कितना होने वाला है बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 7, दशमलव लगा दूंगा 70, तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, ठीक है, ये 63 हो गया। अगेन अगेन वही 7 आ जाएगा, मतलब 7 7 चलेगा, तो क्या मैं इसे 8 लिख दूं, हाँ लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, इनटू, अब आप क्या काम कीजिए बच्चों, इससे इसको कैंसिल करो, 10 रेज़ टू दी पावर 9 से क्या कैंसिल कर रहे हो सर, ऊपर लेके चलो ना, ऊपर लेके चलो, तो ऊपर लेके चलेंगे, कितना हो जाएगा सर, ये 10 रेज़ टू दी पावर -39, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो इसको सॉल्व करने पर हम देखेंगे ये हो जाएगा 1.028 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना होने वाला है सर, -37, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, क्यू स्क्वायर की, ठीक है, क्यू स्क्वायर की। तो क्या करें सर, क्यू निकाल दो सर, स्क्वायर रूट ले लो सर, 1.02 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -37, ये किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, क्यू की, किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, क्यू की। तो देखो बच्चों हम अगर बात करें आगे, हम अगर बात करें आगे, तो मैं यहां पर बोलता हूं क्यू की तो वैल्यू मिल गई, तब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की, तब एन की बात करूंगा, तो क्या एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई होता है सर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही पढ़े थे आप लोगों ने, हाँ सर पढ़े थे, यही तो पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़े, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा था, अब देखता हूं मैं अगर क्यू की वैल्यू पुट करूं, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -37 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19, ये हो गई बेटा एन की वैल्यू। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज को भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या होने वाला है बच्चों, आंसर होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब आ गया हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर हम समझना चाहते हैं, तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखिए, इसमें करना क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कोई बता सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नहीं बता सकते, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, किसका सिद्धांत होता है, किसका सिद्धांत होगा बेटा, अरे हम क्या बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, कि अगर मैंने बोला कि हमारे पास मेनी चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, तो बहुत सारे चार्ज किसी एक चार्ज पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसी तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अरे भाई समझो, मैंने कहा मेरे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मैंने कहा कि ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, और ये चार्ज Q4 है, क्लियर बात। अब मैं कहता हूं बच्चों कि ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ठीक, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ठीक, ये चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, क्या बताइए मुझे, क्या ये चार्ज एक दूसरे पर भी तो फोर्स लगाएंगे ऐसे, क्या ये चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, हाँ लगाएंगे सर, पर याद रखो ये जब चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इसका इंपैक्ट इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स पर नहीं पड़ने वाला है, मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, मैंने बोला इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारे पास सपोज F1 है, ये जो फोर्स लग रहा है वो हमारे पास F2 है, और ये जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो F3 है, वो क्या आपके पास F3 है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, कहता है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स, कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसका मतलब इस पर लगने वाला कुल बल नेट फोर्स, मतलब F नेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो F नेट कितना होगा, ये होगा सर F1
प्लस F2 प्लस F3। अगर मान लिया जाए सर यहां पर मेनी चार्जेस होंगे तो क्या फोर्स होगा, तो सर आप क्या कर दीजिए, प्लस आगे लिख दीजिए। तो अब जितने भी आपके पास आगे फोर्स होंगे उन फोर्स सभी फोर्स को ये काउंट कर लिया जाएगा। क्लियर बात, यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है बच्चों, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप लोगों को फोर्स कैसे लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरे के पूरे फोर्स की बात स्केलर फॉर्म में करने वाला हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं करूंगा। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म करूंगा तो आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम स्केलर फॉर्म को ही समझते हैं। मैंने कहा कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज ईच 16 माइक्रोकूलम एंड आर प्लेस्ड on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charge। यानी किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स की हमें गणना करनी है। क्लियर बात, क्लियर है। एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें, अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। कहता है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। मैंने कहा एक स्क्वायर ये बना रहे हैं, ठीक है सर, स्क्वायर बन गया। ठीक, मैंने कहा यहां पर एक चार्ज है, ये एक चार्ज ए है, ये एक चार्ज ये हो गया और एक चार्ज ये हो गया। सपोज मैंने इस चार्ज को बोला Q1, ये चार्ज हो गया Q2, ये चार्ज हो गया Q3 और ये चार्ज हो गया Q4। ठीक, यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि इस चार्ज पर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, और एक बात याद रखना, इसमें जो आपके पास Q1 है बच्चों, जो आपके पास Q1 है, यानी कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू क्या है बच्चों आप लोगों के पास कि 1 यानी 16 माइक्रो कूलम है। यानी कि अगर इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 कूलम, यानी ये चार्ज Q1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हमें ये भी बात पता है, हमें ये भी बात पता है कि इस जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है सर, 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर है, 0.2 और 0.2 मीटर है। ये भी बात समझ में आ गई। तो बोलता है किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स बताना है, किसी भी एक चार्ज पर टोटल फोर्स बताना है, ये क्या होगा। तो मैंने कहा बता देंगे, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना है, ये भी बात बता देंगे हम लोग आपको। चलिए देखो कैसे बताएंगे। तो मैंने कहा इसके कारण इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, पहली तो बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, इसके कारण इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। हाँ सर, ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बोलेंगे सर इस आवेश के कारण इस पर भी तो एक बल लग रहा होगा। हाँ ठीक है सर, ये भी बात ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि इस पर जो बल लग रहा है बच्चों, इस पर जो बल लग रहा है, ये जो बल लगेगा, मैंने कहा बच्चों ये F1 है। एक सेकेंड, कितना है अपने पास सर, ये F1 है। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। सर ये जो बल लग रहा है ना वो F2 है। हाँ सर, ये भी बात समझ में आ गई। और ये जो बल लग रहा है ना सर वो F3 है। हाँ, ये भी बात हमारे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर में। ठीक, यहां तक समझ में आया। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बता दीजिए, आगे कैसे करें। तो क्या हम इस डायग्राम को थोड़ा छोटा करें, चलिए कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा, ठीक, चलो अभी रहने देते। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। हम इस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हाँ सर कूलाम के नियम से तो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। हाँ, यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। तो मैं सबसे पहले F1 निकाल दूं क्या,
F1 निकाल दूं क्या? हाँ सर निकाल दीजिए। तो पहली बात यहाँ पर F1 फाइंड कर रहे हैं, तो F1 इज इक्वल टू 9 इंटू फॉर्मूला वही होगा, सीधे Q1 Q2 की वैल्यू पुट करो। सर Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू दिख रही है सर, कितनी है सर? 16 इंटू 10⁻⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो रही है सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बटे। सर आर देखो, आर आपके पास 2 दिया गया, यानी कि 0.2 मीटर दिया है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻1। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होल पावर 2। क्या बात समझ में आ गई? अब मैं इसे लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो ये होने वाला है 9 इंटू, अब देखो कितना होने वाला है, अगर मैं 16 की बात कर रहा हूं तो मैं क्या 16 इंटू 16 लिख दूं? हाँ ठीक है सर, 16 इंटू 16 लिख दो, इंटू 10⁻⁻12 लिख दूं? हाँ लिख दो सर, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व करेंगे, 4 से अगेन काट दूंगा 16 को, तो 4 आ गया। तो मैं देखूंगा कि अब 9, अब मैंने यही वाला क्वेश्चन, ऐसी वाला क्वेश्चन तो कुछ करवाया था आपको, कहां गया? ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन यहां पर करवाया था। हाँ ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या काम किया था इस क्वेश्चन में, देखो, हाँ इस क्वेश्चन में तो क्या यही वाला तो काम किए थे हमने, ये 16 से काटे थे, और ये जो वैल्यू आई थी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किए थे तो 500 कितना आ गया था हमारे पास? 576 आ गया था। क्या आ गया था बच्चों? 576। तो क्या हम सीधे यहां से लिख ले? ठीक है, तो मैं इस बात को बोलना चाहूंगा कि मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी, या जो मेरे पास ये जो वैल्यू दिखेगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? F1 इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी 576 गुना गुना, अब ध्यान से देखो सर, 10 पर ये ऋण 12 की घात और 10 पर ऋण 2 की घात, मतलब क्या ये 10 पर, क्या ये 10 पर ऋण 10 की घात होगा? हाँ सर होगा। क्या इसे हम इसे लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू, ये बात हो जाएगी आपके पास कितनी होने वाली है? तो ये हो जाएगी आपके 5.76 गुना 10 पर ऋण 8 की घात। कैसा बोला जा सकता है? हाँ सर, ये F1 है, फोर्स है हमारे पास, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा? हाँ सर लिखा है सर, कहाँ लिखा है? 10 रेज टू दी पावर, यहाँ पर 9 भी तो आएगा, सॉरी बच्चों, तो ये 10 रेज टू दी पावर यहाँ 9 भी तो आएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दो इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, ठीक है, इंटू 10 रेज टू दी पावर 9, चलो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.76 इंटू, क्या होने वाला है बच्चों? ये हो जाएगा आप लोगों के पास 10 रेज टू दी पावर 9, अब ये सॉरी 10 रेज टू दी पावर 9 नहीं होगा, क्या हो गया? 10 रेज टू दी पावर -8, 10 रेज टू दी पावर 9, तो ओनली 10। अब 10 आ गया, मैं अगर डेसिमल से कैंसिल कर दूं तो ये क्या F1 हमारे पास 57.6 आ जाएगा। हाँ सर ये न्यूटन आ गया, चलो ये आ गया अपने पास, सर ये F1 हो गया। तो क्या ये F2 भी तो वही होगा जो F1 होगा? जो F1 होगा वही F2 होगा, क्योंकि देखो ना भाई दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या हमारे पास F2 भी तो वही होगा? हाँ सर F2 भी वही होने वाला है। अब हमें क्या बता दीजिए आप, सर हमें अपना बता दीजिए F4 यानी F3, सर F3 क्या होने वाला है? F3 को समझते हैं, F3 को समझ रहे हैं, इसको तो आप समझ लीजिए, ये तो आपको पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे क्लीन करता हूं, मैं इसे क्लीन करता हूं, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखिए अब आप इस कंसेप्ट को समझिएगा कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है। चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं F3 निकालना चाहता हूं तो F3 कितना होगा? F3 हो जाएगा हमारे पास बेटा 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9 इंटू, सर Q1 Q2 की वैल्यू यहीं से लिख दो, कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 16 गुना 16 गुना 10 पर कितने की घात? ऋण 6 की, मतलब ये ऋण 12 की घात हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, ये पावर होगी -6 इंटू 2, कितना होने वाला है बच्चों? ये हमारे पास 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये अपॉन चला जाएगा अपॉन में, अब ये डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सर ये डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितनी है? भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये कितना है? सॉरी ये 2 है ना, तो मैंने बोला देखो 0.2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये होगा 0.2 प्लस यानी 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यही होने वाला है। और क्या कर देंगे हम? स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, तो ये होने वाला है बच्चों हमारे पास 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 0.04 होगा, प्लस ये 0.04 होगा, सॉल्व करेंगे बेटा तो अंडर रूट आप कितना हो जाएगा सर? 0.08 होने वाला है। ठीक है सर, ये 0.08 हो जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट लूं
तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0.08 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आप लोगों के पास। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकते हैं इसे 8/100। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, तो 2√2 होता है। सर 100 का कितना होता है, सर 10 होता है। यही होता है कि नहीं, यही होगा कि नहीं भाई, 100 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। और ये कितना होगा, 2√2 होगा। मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2√2 इंटू 10⁻⁻1। ऊपर चलेगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर चलेगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, इसकी तो जरूरत हमें है नहीं अभी, हमें ये वैल्यू चाहिए थी। तो मैं लिख सकता हूं इसको 2√2 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो F3 इज इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10⁻, ये आपका 9 इंटू 16 गुना 12 की घात बटे, अब अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 हो जाएगा, मतलब टोटल 8 लिख दूं क्या, 8 गुना ये 10⁻2 की पावर आ जाएगी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो अगर 16 दूनी कितना होगा 32, 16 दूनी कितना होगा 32, 9 दूनी 18 की 8, एक रह गया, और 9 3 27, 27 और 1 28। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इनटू क्या मैं इसको अगर लिखूं तो 10⁻⁻2 से ये कैंसिल, मतलब 10⁻⁻10 आ जाएगा, मतलब ये 10⁻⁻1। क्या इसे लिख सकते हैं 28.8, और ये न्यूटन आ गया। सर F3 भी मिल गया, F3 भी मिल गया, लेकिन F3 की डायरेक्शन ये है, F3 की डायरेक्शन ये है, और मैं एक बात बोल रहा हूँ F2 की डायरेक्शन ये है और F1 की डायरेक्शन ये है। तो क्या F1 और F2 का मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा? हाँ सर निकालना पड़ेगा। तो अब क्या कर लीजिए आप कि आप रिजल्टेंट निकाल लो F डैश, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, बाकी प्लस क्या होता है ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2 इंटू ये हो जाएगा कॉस, और ये क्या होता है अपने पास कॉस थीटा। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा, कितना एंगल बन रहा 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है 0। तो खत्म कर दो इसको, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होने वाला है 0। तो हम इसको खत्म कर दिए, सीधे पुट करो सर आगे वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ ये होने वाला है F1 का स्क्वायर, कहां भागा F1, F1 ये है सर, कितना हो गया 57.6 का होल स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपके पास 57.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, अब इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसका स्क्वायर लेकर के स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, तो क्या आंसर आएगा इस बात को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हम इसे चेक करते हैं। तो मैं कहता हूं कि हम इसके स्क्वायर को लेंगे, स्क्वायर लेने पर इसका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्स बच्चों आपके पास, अप्रोक्स आपके पास बच्चों वो आ जाएगा 57.6 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इस बात को अगर मैं लिखना चाहूं अगर न्यूटन के फॉर्म में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 81.5 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया एफ डैश की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई एफ डैश की। अब आप एफ नेट निकालना चाहते हैं, अब आप एफ नेट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे सर, एफ नेट हो जाएगा हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा सर F3 प्लस एफ डैश, ये निकालना चाह रहे हैं आप F3 प्लस एफ डैश, अब इसी डायरेक्शन में आ गया, इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा बराबर सर F3 की वैल्यू ये है 28.8 प्लस और ये हो जाएगा 81.5, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास, सॉरी क्या लिख दिया मैंने F3 की वैल्यू, हाँ F3 की वैल्यू सही है और ये सही है, हाँ ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 5 और 8 13, 3.8 और 1 9 और 1 10, 10 की 0। ठीक है, और कितना हो गया हमारे पास 8 और 2 10 और 1 11, यानी 110.3 न्यूटन फोर्स लगेगा बच्चों, 110.3 न्यूटन फोर्स लगने वाला है बच्चों।
क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर देखो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं बाजू हट चुका हूं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट बच्चों अब कल देखेंगे, बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को एक ही बात बता रहे हैं कि आप चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।